हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वेवन लर्नर्स। माय नेम इज़ गुफराना असमत। आज है 18 नवंबर 2021। तो चलिए देखते हैं प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज के लिए हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो पहला जो न्यूज़ है वो इंडस रिवर डॉल्फिन से रिलेटेड है। इंडस रिवर डॉल्फिन जो है वो स्टेट एक्वाटिक एनिमल है पंजाब की। तो कंजर्वेशन स्टेटस की अगर बात करें तो ये IUCN में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में एंड इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में। न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन विंग जो है वो इंडस रिवर डॉल्फिन के कंजर्वेशन के लिए काम कर रहा है एंड फॉर देयर नेचुरल हैबिटेट ऑल्सो। तो हमें जानना है इंडस रिवर डॉल्फिन के बारे में। इंडस रिवर डॉल्फिन ये भी जैसे कि आपका गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन ये दिखाता है कि वो इकोसिस्टम वाटर इकोसिस्टम हेल्दी है कि नहीं, एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर की तरह काम करता है टू चेक द हेल्थ ऑफ ए रिवर। इंडस रिवर डॉल्फिन भी आपका यही काम करता है। ओके, और इंडिया में दूसरे डॉल्फिन जो पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला जांजिस रिवर डॉल्फिन आपका हो गया, फिर एक आपका इरावदी डॉल्फिन हो गया। इंडस रिवर डॉल्फिन की जो आपकी हैबिटेट है ना, इट कैन बी फाउंड इन पाकिस्तान। देखो पंजाब है तो इंडस रिवर पाकिस्तान वाले पार्ट में मिल जाएगा, बियास रिवर में मिल जाएगा जो इंडस रिवर की आपकी ट्रिब्यूटरी है। ओके, अभी एक रीसेंट स्टडी हुआ है ना साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन्स का, उसमें इंडस एंड रिवर डॉल्फिन्स आर नॉट वन बट टू सेपरेट स्पीशीज ऐसा बताया गया है। ठीक है, दे आर क्लासिफाइड एट टू सब स्पीशीज अंडर, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप ये इतना डिफिकल्ट सा नाम याद करें, बस ये दो सब स्पीशीज़ है। पहले ऐसा माना जाता था कि मे बी इंडस रिवर डॉल्फिन एंड गैंगेटिक डॉल्फिन्स जो है वो एक स्पीशीज़ है, बट एक रीसेंट स्टडी ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। दूसरा जो हमारा न्यूज़ है वो ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स से रिलेटेड है। इसको एक ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया जिसका नाम है ट्रेस। ये एक एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप याद करेंगे ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2021, इसको रिलीज़ करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ट्रेस। ये जो मैट्रिक्स है ये बिजनेस ब्राइबरी रिस्क को चेक करता है 194 कंट्रीज़ में। ठीक है, उसके ऑटोनमस एंड सेमी ऑटोनमस रीजन को भी चेक करता है। ओरिजिनली इसने रिपोर्ट पब्लिश किया था सबसे स्टार्टिंग में 2014 में, कि जैसे पता चले कि कितना आपका रिलायबल इंफॉर्मेशन है और वर्ल्ड में मतलब कितना ब्राइबरी का कमर्शियल रिस्क चल रहा है एंड ऑल, इस चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, ये एग्रीगेट करता है डेटा जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यहाँ से इंडिया की रैंक अब देखें तो इंडिया की रैंक 82nd है और पहले इंडिया की रैंक 77 थी। इंडिया का रैंक स्लिप हुआ है। ओके, 45 स्कोर रहा है इंडिया का और इस बार जैसे मैंने बताया 82nd पोजीशन रहा है। लेकिन इंडिया का जो पोजीशन है दैट इज़ बिट बेटर देन इट नाइबर्स, जैसे पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश। लेकिन भूटान का जो स्कोर है वो 67 स्कोर रहा है। लेकिन पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश से इंडिया का स्कोर अच्छा रहा है। तो ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2021 इज रिलीज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ट्रेस, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका सब्ज बुर्ज से रिलेटेड है। ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जो दिल्ली में लोकेटेड है। इसको किसने कंस्ट्रक्ट कराया था, इस चीज़ में अभी भी डिस्प्यूटेशन है। ये ऑक्टागोनल टोम है, जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं। ये हुमायूं टोम जो है दिल्ली में, हुमायूं टोम के पास में ही है ये। ओके, तो कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि इनको फ़हीम खान ने बनाया था 1620 के टाइम में, 2026 के टाइम में। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये 1530-40 के टाइम में बना था। न्यूज़ में इसलिए था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस स्ट्रक्चर को रिनोवेट किया है और इस स्ट्रक्चर को ना, इसका कंजर्वेशन एफर्ट्स लास्ट 4 ईयर्स में चल रहा है। ट्रेडिशनल मटेरियल्स, बिल्डिंग क्राफ्ट, ये सब यूज़ करके इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये सिग्निफिकेंस इसलिए भी है ना कि इसकी सीलिंग को देखो, इसमें डबल डोम है और ये पेंटेड है प्योर गोल्ड एंड लैपिस लजूली, सुना होगा आपने। ठीक है, पत्थर होता है लैपिस लजूली। ठीक है, और इसका कंजर्वेशन एफर्ट्स चालू है। इसको ऐसे मानते हैं कि इट इज़ थॉट टू बी द अर्लीस्ट सर्वाइविंग पेंटेड सीलिंग्स ऑफ एनी मॉन्यूमेंट्स ऑन इंडिया। तो आपको सब्ज बुर्ज की लोकेशन दिल्ली याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारा वो रिलेटेड है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से रिलेटेड। न्यूज़ ये थी कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है द प्रोविजनिंग ऑफ मोबाइल सर्विसेज इन ओवर 7,000 अनकवर्ड विलेजेस थ्रू द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड।
तो सबसे पहले यूनिवर्सल सर्विस क्या होता है? देखिए, यूनिवर्सल सर्विस मतलब ये होता है कि एक फ़ोन कनेक्शन होना चाहिए, हर एक घर में अफोर्डेबल कनेक्शन होना चाहिए, तो उसको यूनिवर्सल सर्विस बोलते हैं, ताकि टेली कम्युनिकेशन प्रोवाइड हो सके हर एक इंसान को एवरीवेयर अफोर्डेबल प्राइस में। इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले राउलैंड हिल थे, एक ब्रिटिश एजुकेटर और टैक्स रिफॉर्मर, जिन्होंने यूनिफॉर्म रेट्स अक्रॉस यूके डाला था एंड प्री पेमेंट वाया पोस्टेज स्टैम्प 1837 के टाइम में। तो यूनिवर्सल सर्विस आपका टेलीफोन से रिलेटेड है, अफोर्डेबल होना चाहिए हर जगह। अब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या है? ठीक है, ये फंड जो है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई थी 2002 के अंदर, टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये जो फंड है, तो अब फंड है तो ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल सपोर्ट का काम करेगी। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट का काम करती है फॉर द टेलीकॉम सर्विस इन कमर्शियली अनवायबल रूरल एंड रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। देखो, जो टेलीकॉम सेक्टर है वो क्यों गांव में जाकर के अपना इन्वेस्टमेंट करेगी? वो तो वहाँ पे जाकर के अपना नेटवर्क्स लगाएगी ना, जहाँ पे लोगों की जैसे लोग ज़्यादा हों वैसे यूज़ करने वाले। तो ऐसे लोगों ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत लाइक वैसे अनवायबल रूरल पॉपुलेशन रहती हैं, उनको फ़ोन वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, तो वहाँ पे वो क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो उस जगह पे फाइनेंशियल सपोर्ट देती है गवर्नमेंट, उसी को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड बोलते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंदर आता है और ये इसको हेड किया जाता है बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको अपॉइंट करती है। यूएसओएफ का स्कोप क्या है? ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसका एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव के साइड कि बेसिक टेलीकॉम सर्विस हो सारे लोगों के पास रूरल एंड रिमोट एरियाज़ में अफोर्डेबल एंड रीजनल प्राइस में। लेकिन अब इसका स्कोप क्या है? वाइडेंड हो गया है। नाउ इट एम्स टू प्रोवाइड सब्सिडी सपोर्ट फॉर इनेबलिंग एक्सेस टू ऑल टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग मोबाइल सर्विसेज, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, अब तो वो ज़माना आ गया ना कि बस आपके पास एक टेलीफोन एंड कनेक्टिविटी टावर हो तो काम नहीं चलेगा ना, अब तो इंटरनेट का भी एरा आ गया है, बिकॉज अब इंटरनेट भी ज़रूरी है। तो इसके स्कोप को वाइडेंड करके ये बोल दिया है कि अब ये बस मोबाइल सर्विसेज के लिए सब्सिडी सपोर्ट नहीं होगा, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए भी होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए होगा। तो इसका स्कोप को वाइडेंड किया गया। अब फंडिंग कहाँ से आती है आपकी? यूएसओएफ को ये रेज किया जाता है बाय कलेक्टिंग अ यूनिवर्सल सर्विस लेवाई, ठीक है, जो 5% होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का जो टैक्स है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, एजीआर टैक्स जो बोलते हैं, जो वो पे करती है, उसमें से 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवाई होता है, वो यूज़ होता है आपका इस फंड के लिए, यूएसओएफ के लिए। ये नॉन लैप्सेबल फंड है और इसकी जो अमाउंट है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रिएट की जाती है और ये फंड जो है ये अवेलेबल किया जाता है यूएसओएफ को आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रिलेटेड है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2, इस चीज़ को इन्हांस करने का और रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को इंक्रीज करने का लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज़ में, जो 2023 तक का डेडलाइन दिया है। अभी देखो क्यों गवर्नमेंट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज़ अफेक्टेड एरियाज़ में ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एंड ऑल कर रही है, क्योंकि वो लोग तो आकर के रोड्स एंड ऑल को डेवलपमेंट जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उड़ा करके चले जाते हैं ना, बट गवर्नमेंट हमेशा काम करती है ऐसे अफेक्टेड एरियाज़ में ये रोड्स एंड ऑल कनेक्टिविटी बढ़ाने का, ताकि थोड़ा सा वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। तो जहाँ डेवलपमेंट होगा ना, लोगों का और बसेरा होगा वहाँ पे, थोड़ा एजुकेशन बढ़ेगी वहाँ पे, इनलाइटनमेंट होगा वहाँ पे, तो ये सब जो एक्सट्रीमिज्म एंड ऑल है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होगा। तो बोलते हैं ना कि डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे कि आप इस चीज़ को काउंटर करें। तो डेवलपमेंट के साथ ही तो आपका एजुकेशन आएगा ना, देन एजुकेशन इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वरना एजुकेशन कैसे मिलेगा उस एरिया में अगर लोग इनलाइटन ही नहीं होंगे। अब देखते हैं हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। ये 2000 में लॉन्च हुई थी। इसका काम यही था कि ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे ऑल वेदर रोड बना करके अनकनेक्टेड लोकेशंस में।
ओके तो कुछ इसकी क्राइटेरिया रही है, ठीक है, XYZ क्राइटेरिया कि ऐसा पॉपुलेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इसकी फंडिंग 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करती है हर प्रोजेक्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन साइड में। बाकी सारे इंडियन स्टेट्स में 60% आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करती है। तो इसके देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नॉट सेक्टर्ड स्कीम। पहला जो फेज़ है वो 2000 में लॉन्च हुआ था, 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था। और पहले स्कीम में आपका कितना एरिया कवर हुआ है, अगेन इतना फैक्ट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। सेकेंड जो फेज़ है आपका 2013 में लॉन्च हुआ था, जिसमें कुछ 50,000 किलोमीटर्स और उस चीज़ को एक्सपैंड करना था, ठीक है। देखिए 1 चल ही रहा था, उसके साथ साथ 2 स्टार्ट हो गया था। और ये जो आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसने काफ़ी हद तक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया है। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से रिलेटेड है। तो जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये रशिया की मिसाइल है। रशिया ने अभी इसको रिसेंटली फिर से टेस्ट किया है, ठीक है। और जो रशिया के प्रेसिडेंट है ना व्लादिमीर पुतिन, वो इसको इन्वेंसिबल बोलते हैं, ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ठीक है। तो जिरकॉन कहाँ की मिसाइल है, ये रशिया की मिसाइल है, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, ओके, हाइपरसोनिक मिसाइल, और ये क्रूज मिसाइल है, ओके। कौन सी मिसाइल है, ये क्रूज मिसाइल है। तो ये हाइपरसोनिक अगर मैं बोल रही हूँ तो जल्दी से फट से ये रिवीजन है कि क्या होता है सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। देखो ऑब्जेक्ट का स्पीड बाय स्पीड ऑफ साउंड को अगर डिवाइड करेंगे ना तो हमें एक मैक नंबर मिलता है। तो अगर वो मैक नंबर हमारा लेस देन 1 होता है ना तो उसको सबसोनिक बोलते हैं। इक्वल टू 1 हो गया तो वो ट्रांससोनिक हो गया, 1 से ज़्यादा हुआ तो वो सुपरसोनिक हो गया, और 5 से ज़्यादा है ना तो उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं। तो जिरकॉन क्या है, ये हाइपरसोनिक कौन सी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। अब अगेन बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक का पार्ट आता है जो मैं बहुत बार प्रीवियस वीडियोस में कवर भी कर चुकी हूँ कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस क्या होता है। तो ये चीज़ को, इस चीज़ में बिल्कुल आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रीवियस सेशंस में मैंने इस चीज़ को कवर किया है, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ आपका ऑपरेशन संकल्प से रिलेटेड है। ऑपरेशन संकल्प जो है ना वो पर्शियन गल्फ एंड ओमान का एरिया है ना, उस एरिया से रिलेटेड है। तो इंडियन नेवी जो है ना INS त्रिखंड को डिप्लॉय किया है वहाँ पे। इनका एफर्ट इस चीज़ के लिए है कि यहाँ इस रीजन में सेफ एंड सिक्योर्ड मूवमेंट हो पाए ट्रेड की, ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी आपकी इन्हांस हो। तो ऑपरेशन संकल्प आपका किस चीज़ से रिलेटेड है, फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रेड एंड रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी। और अभी किसको डिप्लॉय किया है, INS त्रिखंड को। तो पर्शियन गल्फ अगर हम देख ले तो ये लोकेशन है हमारा पर्शियन गल्फ। ये हमारा यहाँ से अगर आप ऐसे जाए तो अरेबियन सी से ऐसे घुसते हैं गल्फ ऑफ ओमान होकर के, क्योंकि देखो यहाँ पे ओमान है ना तो इसको गल्फ ऑफ ओमान बोलते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से घुसते हुए हम पर्शियन गल्फ पे आ जाते हैं। अब कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो पर्शियन गल्फ को सराउंड करती है, तो ये सारी कंट्रीज़ आपको पता होना चाहिए। वो देखो आप यहाँ से अगर स्टार्ट किए तो ये सबसे पहले आपका ओमान आएगा, ओमान के बाद आपका UAE आएगा, ओके, UAE आएगा। और एक चीज़ आपको और ध्यान देना ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है ना, जो 2 कंट्री को अलग कर रही है, एक तो आपकी ईरान है और देखो दूसरा आपको लग रहा होगा UAE है, बट UAE नहीं है, दूसरा आपका ओमान है, क्योंकि देखो ओमान आपका यहाँ तक ऐसे जाता है, ओके। ये हो गया आपका, तो ओमान UAE हो गया, ये आपका सऊदी अरब हो गया। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो आपको कतार मिलेगा, कतर मिला, फिर आपको बहरेन मिलेगा, बहरेन के बाद आपको कुवैत मिलेगा, इराक मिलेगा एंड इधर ईरान है। तो टोटल ये आपकी इतनी सारी कंट्रीज़ है। तो अगर आप टॉप टू बॉटम याद करेंगे तो सबसे पहले आपका इराक आएगा, फिर आपका कुवैत आएगा, फिर आपका बहरेन आएगा, फिर आपका कतर आएगा, UAE आएगा, कतर के बाद आपका सऊदी अरब आएगा, UAE आएगा एंड देन आपका ओमान आएगा, ओके। क्योंकि सऊदी अरब तो ऐसे कनेक्टेड है ना सब तरफ से, तो ये आपका, और एक आपका ईरान है। ये इतनी सारी कंट्रीज़ है जो आपकी कवर करती है पर्शियन गल्फ को। तो ये सारी कंट्री का नाम एंड सीक्वेंस, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि आप नॉर्थ से साउथ अरेंज करें, कुवैत, UAE, ठीक है, ओमान एंड बहरेन का, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करें इसको,
तो कैसे करेंगे आप, ठीक है। नॉर्थ, सबसे नॉर्थ में कुवैत है, करेक्ट, लेकिन कुवैत से नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, कुवैत से नीचे आकर के आपको यूएई मिलेगा या ओमान मिलेगा या बहरीन मिलेगा, तो आपको सेकंड में बहरीन मिलेगा, 2 में, ये 1 हो गया। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, यूएई मिलेगा 3 में, एंड 4 में आपको ओमान मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ऐसे ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी रोहिंग्या से रिलेटेड है, ओके। तो रोहिंग्यास तो हमेशा न्यूज़ में रहता है, ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड ये न्यूज़ होता है कि रोहिंग्यास जो है वो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं म्यांमार में, ये मुस्लिम कम्युनिटी है, ये जो है 50 कंप्राइज ऑफ 1 मिलियन आउट ऑफ 53 मिलियन पीपल दैट लिव इन म्यांमार, ठीक है। और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट स्टेटलेस पॉपुलेशन है एक सिंगल कंट्री में। देखिए यूनिवर्सली म्यांमार आपका बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री है, और ये जो आपकी रोहिंग्याज है ये मुस्लिम है। एंड ये जब गवर्नमेंट ने 1970s में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था ना इलीगल इमिग्रेंट्स को डील करने का, तो तब से इनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हुआ है। तो अभी जो है जो 1972 का सिटीजनशिप लॉ था, ये रोहिंग्यास को स्टेटलेस बना चुका है, मतलब ये उस कंट्री में रहते हैं बट ये स्टेटलेस है। तो इसके लिए म्यांमार ने एक आइलैंड है जिसको भाषर 4 आइलैंड बोलते हैं, ये आइलैंड आपका रिसेंटली 20 ईयर्स ऑफ टाइम में आपका सिल्टेशन से बना हुआ है। तो इस आइलैंड में काम स्टार्ट है कि इन लोगों को शिफ्ट कर दिया जाए, बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, इस आइलैंड को फ्लोटिंग आइलैंड भी बोलते हैं, और हमेशा बाढ़ वगैरह का प्रॉब्लम आता है। तो सोचो कि दुनिया में ऐसा भी सिचुएशन है कि कुछ इतना ज़मीन होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं, एंड कुछ लोग नहीं, 1 मिलियन लोग एक सिंगल कंट्री में ऐसे हैं जो कि स्टेटलेस हैं, वो अपना म्यांमार को अपना कंट्री भी नहीं बोल सकते। और उनको जहाँ मूव किया जा रहा है भाषण 4 आइलैंड में, वो एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे हमेशा फ्लड का प्रॉब्लम होता है। तो इसी चीज़ को बचने के लिए ये जो रोहिंग्याज है वो इधर उधर मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो उसी में वो बहुत सारे लोग जो हैं वो बांग्लादेश के तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। बांग्लादेश की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि वो आपका बॉर्डरिंग स्टेट है, ठीक है। तो ये न्यूज़ आपका रोहिंग्या से रिलेटेड है। नाउ आपका देखते हैं कितना आपको याद है। भाषण 4 आइलैंड आपका श्रीलंका में है। ऑपरेशन संकल्प जो है पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। सुपरसोनिक मिसाइल का जो मैक होता है वो क्या मोर देन 5 होता है। ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है। IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है इंडस रिवर डॉल्फिन का। तो चलो अब जल्दी से आंसर देखो। नो, दिस इज नॉट इन श्रीलंका। भाषण 4 आइलैंड कहाँ है, मैंने आपको बताया ना कि ये म्यांमार से रिलेटेड है, ओके। ऑपरेशन संकल्प करेक्ट। सुपरसोनिक क्या मोर देन 5 होता है, नो। हाइपरसोनिक होता है, और हमने जिरकॉन के बारे में पढ़ा था। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहाँ की, रशिया की मिसाइल है। उसके बाद क्या ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है, नो। दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ट्रेस, ओके। तो ध्यान देना है, ओके। IUCN स्टेटस इंडस रिवर डॉल्फिन की इंडेंजर्ड है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो चलो दोस्तों, आई होप सो यू एंजॉयड द सेशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड सेशन के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे जिसका नाम ही है स्वेवन लर्नर्स। और कोई भी आपको डाउट है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें पिंग कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी स्वेवन लर्नर्स के नाम से है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।